नमस्कार मित्रों, पिछले वीडियो में हम लोग गवर्नर के बारे में जाने थे। इस वीडियो में हम लोग चीफ मिनिस्टर साहब के बारे में जानेंगे। क्या उनके पावर्स होते हैं, क्या उनके फंक्शंस होते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो रियल हेड ऑफ द स्टेट, जैसे केंद्र में रियल हेड ऑफ द स्टेट होते हैं प्रधानमंत्री साहब, वैसे ही स्टेट में रियल हेड ऑफ द स्टेट होते हैं चीफ मिनिस्टर साहब। लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी ऑफ द स्टेट, तो जो पार्टी रूलिंग पार्टी होती है उसके लीडर होते हैं, यानी कि विधायक दल का नेता। जैसे कि समझिए आप लोग, जब इलेक्शन होता है तो मान लिए कि इलेक्शन में यूपी में इलेक्शन हुआ तो यूपी में बीजेपी की सरकार आई, तो बीजेपी के सभी विधायक मिलकर एक लीडर चुनेंगे, विधायक दल का नेता। तो वो योगी आदित्यनाथ को चुन लेते हैं, तो योगी आदित्यनाथ ही सीएम हो जाते हैं, क्योंकि विधायक दल का नेता ही मुख्यमंत्री बनता है। टर्म, तो सीएम साहब का टर्म 5 साल होता है, या फिर अगर बीच में सरकार अल्पमत में आ गई तो बीच में सरकार को गिराया जा सकता है। फिर ओथ एंड रिजाइन, तो गवर्नर जो सीएम साहब होते हैं उनका शपथ और त्याग पत्र दोनों गवर्नर के पास ही होता है। उन्हें मतलब कि शपथ भी गवर्नर साहब दिलाते हैं, और जब त्याग पत्र उन्हें सौंपना होता है तब भी वो गवर्नर साहब को ही सौंपते हैं। जैसे 5 साल उनका पूरा हो जाएगा तो फिर उन्हें अपना त्याग पत्र जाके सौंपना होगा, भले ही वापस ही वही पार्टी या वही मुख्यमंत्री क्यों ना बने। जैसे 2017 से 2022 तक मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश के थे वो योगी आदित्यनाथ थे, तो 2022 में जब फिर दोबारा चुनाव हुआ तो दोबारा वो जीत कर आए। तो इसका मतलब यह नहीं होगा कि वो दोबारा से मुख्यमंत्री बने रहेंगे, पहले उन्हें इस्तीफा सौंपना होगा और फिर वापस से उन्हें शपथ दिलाई जाएगी गवर्नर साहब द्वारा। पावर एंड फंक्शंस, तो चीफ एडवाइजर ऑफ द गवर्नर, जो गवर्नर का चीफ एडवाइजर होते हैं वो मुख्यमंत्री साहब होते हैं। बिना मुख्यमंत्री के सलाह के गवर्नर साहब कुछ भी नहीं कर सकते। इसका मतलब यह नहीं कि गवर्नर साहब सोने जाएंगे तभी मुख्यमंत्री से सलाह लेंगे। आपको सारा कार्य पालिका का सलाह, विधायिका का सलाह या फिर जुडिशियरी का सलाह, अब इस निजी काम करने के लिए गवर्नर साहब मुक्त हैं। गवर्नर अपॉइंट्स मिनिस्टर्स हु आर रिकमेंडेड बाय द सीएम। गवर्नर, जैसे देखिए केंद्र में कैबिनेट मिनिस्टर होता है, वैसे ही राज्य में भी कैबिनेट मिनिस्टर होता है। तो एक मुख्यमंत्री साहब हो गए, उसके बाद राज्य में भी स्वास्थ्य की जरूरत होती है तो स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, उसके बाद और तरह तरह के मंत्री। लेकिन याद रखिएगा राज्य में रेल मंत्री नहीं होता है, रेल मंत्री सिर्फ केंद्र में होता है। तो उन सब की नियुक्ति से पहले गवर्नर साहब मुख्यमंत्री साहब की सलाह जान लेंगे, और मुख्यमंत्री साहब जिनकी सिफारिश करेंगे गवर्नर साहब के सो को उन्हीं को शपथ दिलाई जाएगी। आस्क मिनिस्टर टू रिजाइन और एडवाइज गवर्नर टू डिसमिस इट। अगर मुख्यमंत्री साहब को लगेगा कि कैबिनेट में मेरा ये मंत्री काम ठीक से नहीं कर रहे तो उनसे तो वो चाहे तो वो इस्तीफा मांग लेंगे, और अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो गवर्नर साहब को डायरेक्ट सिफारिश जाके करेंगे कि इन्हें अभी तुरंत निकाल दीजिए, तो गवर्नर साहब तुरंत डिसमिस कर देंगे उन्हें। कम्युनिकेट टू द गवर्नर ऑफ स्टेट इन ऑल डिसीजन एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जितने भी डिसीजन होगा जो गवर्नर साहब द्वारा लेना रहेगा उसमें चीफ एडवाइजर जो होंगे सरकार के, राज्य के, वो मुख्यमंत्री साहब ही एडवाइस दिया करेंगे गवर्नर साहब को। एडवाइस गवर्नर ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ एडवोकेट जनरल, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था एडवोकेट जनरल क्या होता है। चेयरमैन ऑफ स्टेट कमीशन एंड स्टेट इलेक्शन कमीशन, तो स्टेट इलेक्शन कमीशन या फिर जो स्टेट में सर्विस कमीशन होती है उस सब के चेयरमैन को अपॉइंट करने से पहले गवर्नर साहब मुख्यमंत्री साहब से सलाह मांगेंगे, और मुख्यमंत्री साहब जिनकी नाम की सिफारिश करेंगे उन्हें ही अपॉइंट कर दिया जाएगा गवर्नर साहब द्वारा। एडवाइस गवर्नर टू समिंग एंड प्रोपिंग ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, तो देखिए स्टेट लेजिस्लेचर कब बुलाया जाना है, कब उसका सत्रावसान करना है, कब आहूत करना है, ये सब का आदेश देने से पहले गवर्नर साहब एक बार मुख्यमंत्री साहब से पूछ लेते हैं, तो अब फिर मुख्यमंत्री साहब जैसा कहते हैं वैसा गवर्नर साहब करते हैं। रिकमेंड ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, देखिए जब भी बीच में मान लिए कि सरकार अल्पमत में आ गई या फिर मुख्यमंत्री साहब को भंग करना है विधानसभा, तो मुख्यमंत्री साहब जैसे ही अपना इस्तीफा सौंप देंगे जाके गवर्नर साहब को, उसी समय भंग हो जाएगी। अब क्यों भंग हो जाएगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखिए क्या कहा था कि जो लीडर होता है मेजोरिटी पार्टी का, जो पार्टी रूलिंग में होती है वो मुख्यमंत्री साहब ही होते हैं।
और लीडर यानी कि राजा, अगर राजा ही अपना इस्तीफा सौंप देगा तब तो बाकी सेना ध्वस्त हो गई, यानी कि तुरंत सरकार गिर जाती है। विधानसभा भंग हो गया, फिर नई विधानसभा बनती है, चाहे तो दोबारा इलेक्शन होता है या फिर वही मुख्यमंत्री साहब किसी दूसरे पार्टी के साथ मिलकर सरकार में आते हैं। अनाउंस गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन द फ्लोर, जितनी भी पॉलिसी जो होती है विधानसभा में उसका अनाउंसमेंट मुख्यमंत्री साहब द्वारा ही किया जाता है, या फिर महत्वपूर्ण कार्यों की जो एक घोषणा होती है वो मुख्यमंत्री साहब ही करते हैं। चेयरमैन ऑफ स्टेट प्लानिंग बोर्ड, जैसे सेंटर में एक प्लानिंग बोर्ड होती है वैसे ही स्टेट में भी एक प्लानिंग बोर्ड होती है जो राज्य के विकास कार्यक्रमों की देखरेख करती है। कहाँ पर कितना पैसा खर्च होना है, हेल्थ डिपार्टमेंट में कितना पैसा जाना है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में कितना पैसा इन्वेस्ट करना, वो सब की जांच स्टेट प्लानिंग कमीशन करती है। उसके चेयरमैन जो होते हैं वो मुख्यमंत्री साहब होते हैं। मेंबर ऑफ गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग हेडेड बाय पीएम, तो देखिए नीति आयोग मैंने आपको बताया था कि जो 5 ईयर प्लानिंग कमीशन था उसे रद्द करके 2015 में नीति आयोग लाया गया। तो नीति आयोग के चेयरमैन तो पीएम होते हैं, लेकिन गवर्निंग काउंसिल में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, उसके मेंबर्स राज्य के मुख्यमंत्री भी होते हैं। तो मेंबर्स ऑफ द गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग। आप समझते हैं स्टेट कैबिनेट के बारे में। इसके अलावा और भी मुख्यमंत्री के बहुत सारे काम होते हैं, वो सब जैसे कि आपको मान लीजिए स्टेट इलेक्शन कमीशन में चुनाव कब कराना है, उसके बारे में भी मुख्यमंत्री साहब हस्तक्षेप तो नहीं कर सकते, लेकिन कहीं ना कहीं रिकमेंड करते हैं। लेकिन ये सब हम लोग लिखेंगे नहीं, क्योंकि ये सब बात बाहरी तौर पर अंदरूनी बात है मुख्यमंत्री साहब के बीच में, ये सब बाहरी तौर पर लाना सही नहीं होगा। अब स्टेट कैबिनेट के बारे में जानते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक स्टेट कैबिनेट है और यहाँ पर एक कहीं मैंने लिखा था स्टेट रिकमेंड मिनिस्टर, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट्स मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, हाँ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देखिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर में पहले हम लोग अंतर जानेंगे। तो 4 तरह के मंत्रालय होता है। एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेड होता है, जैसे कि आपको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का ही एक पार्ट हो गया आपको कैबिनेट मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में 4 तरह के मंत्री आते हैं, एक कैबिनेट मंत्री, उसके बाद फिर राज्य मंत्री आते हैं। राज्य मंत्री यानी कि कैबिनेट मिनिस्टर जब एब्सेंट होते हैं या फिर वो नहीं होते या किसी कारणवश उनकी छुट्टी पर है तो कैबिनेट मिनिस्टर तो राज्य मंत्री उसकी देखरेख करते हैं। और राज्य मंत्री के बाद एक सह राज्य मंत्री होता है। जब कैबिनेट मिनिस्टर कहीं गए, बहुत दूर लंबा दौरा पर गए या इस्तीफे पर है, तो जो राज्य मंत्री होता है वही राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हो जाता है। उस समय वह राज्य मंत्री नहीं रहता है। जब कैबिनेट का काम खुद राज्य मंत्री करता है तो वो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हो जाता है। याद रखिएगा, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री दोनों में से एक ही पोस्ट काम करेगा, दोनों पोस्ट एक साथ काम नहीं कर सकता। जब कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं तो उनकी हेल्प करने के लिए राज्य मंत्री होते हैं, और जब कैबिनेट मिनिस्टर कहीं लंबे छुट्टी पर चल गए या इस्तीफा दे दिए तो फिर स्वतंत्र वही जो राज्य मंत्री होंगे वही राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बना दिए जाएंगे। इसके अलावा अन्य मंत्री भी होते हैं। तो ये सब मिलके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाते हैं। लेकिन जो न्यूक्लियस होता है, मेन होता है, वो कैबिनेट होता है। जैसे अब मुख्यमंत्री को मीटिंग बुलानी है तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। लगभग अगर मान लीजिए कि 400 मेंबर्स हैं तो 40 मेंबर कम से कम मिनिस्टर बन सकते हैं, या 60 मेंबर बन सकते हैं, 15% बन सकते हैं। दिल्ली में हालांकि 10% ही बन सकते हैं, बाकी सब जगह 15% काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जितना वहाँ स्टेट लेजिस्लेचर की संख्या है उसका 15%, और दिल्ली में 10%। तो यही में बात आती है कि अब समझते हैं, तो मुख्यमंत्री साहब को जब भी मीटिंग बुलानी होगी वो कभी भी मीटिंग, वो एक्सेप्शन केस में ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मीटिंग बुलाएंगे, वो कैबिनेट मिनिस्टर की मीटिंग बुलाएंगे। जो डिपार्टमेंट का हेड होगा, जैसे अब हेल्थ है, हेल्थ मिनिस्ट्री है, तो हेल्थ मिनिस्ट्री में 3 तरह के मिनिस्टर होते हैं। एक होंगे आपको कैबिनेट मिनिस्टर, एक होंगे राज्य मंत्री, और फिर एक होंगे अन्य मंत्री। तो अन्य मंत्री ये सबको नहीं बुलाएंगे, सिर्फ आपको उस विभाग के कैबिनेट को बुलाएंगे। अब समझते हैं कैबिनेट की क्या काम होता है। तो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होती है, जो उस विभाग का जैसे स्वास्थ्य मंत्रालय हो गया, तो स्वास्थ्य का जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी हो गया वो स्वास्थ्य मिनिस्टर में जो कैबिनेट मंत्री हैं वही करेंगे। चीफ फॉर्मुलेटिंग बॉडी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। अब देखिए मुख्यमंत्री साहब सभी डिसीजन तो ले नहीं सकते हैं, बहुत तरह के काम रहते हैं। इसके बाद गृह मंत्रालय का भी काम होता है स्टेट में,
तो जो चीफ फॉर्मुलेटिंग बॉडी होता है, मुख्यमंत्री साहब भी सलाह लेते हैं कैबिनेट मिनिस्टर से। सुप्रीम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, जो सुप्रीम अथॉरिटी होती है स्टेट गवर्नमेंट की, वो कैबिनेट मिनिस्टर होता है। अपने अपने विभाग के मैंने पहले ही कहा कि जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं वो हेड होते हैं, उनके अंदर आईएएस आईपीएस काम करते, वो सब भी डायरेक्ट डिसीजन नहीं ले सकते हैं जब तक अनुमति कैबिनेट मिनिस्टर की नहीं हो। चीफ कोऑर्डिनेटर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, एडवाइजर बॉडी ऑफ द गवर्नर, तो गवर्नर मुख्यमंत्री साहब से तो गवर्नर सलाह लेंगे ही, लेकिन जब कोई मान ली किसी विशेष मुद्दे पर चर्चा के लिए मुख्यमंत्री साहब कैबिनेट मंत्री को भी बुला सकते हैं। मान लिए कि मुख्यमंत्री साहब को कोई गृह मंत्रालय से जुड़ा काम है, तो उसके लिए वो मुख्यमंत्री साहब को नहीं बुलाएंगे, उसके लिए वो तुरंत नोटिस भेजेंगे राज्य के गृह मंत्री को, सेंटर के गृह मंत्री को नहीं, राज्य के गृह मंत्री को नोटिस भेजेंगे और बुलाएंगे राजभवन और सारा हिसाब जानेंगे। अब मान लीजिए कुछ फाइनेंस से जुड़ा मुद्दा है, तो राज्य के फाइनेंस मिनिस्टर को कॉल करेंगे, मुख्यमंत्री साहब को हर बात के लिए वो कॉल नहीं कर सकते हैं। डील्स ऑल मेजर लेजिस्लेटिव एंड फाइनेंशियल मैटर, exercise control and highest appointment of the constitutional authority and senior secretariat administrate। देखिए सेक्रेटेरिएट, सचिवालय, देखिए दो तरह होता है, एक सचिवालय होता है, एक समाहरणालय होता है। तो जो सचिवालय सेक्रेटेरिएट होता है और एक राज्य में एक होता है, इसे सचिवालय कहते हैं। सचिवालय में राज्य के जितने भी उच्च पदाधिकारी होते हैं, उच्च आईएएस आईपीएस होते हैं, और राज्य के सेक्रेटेरिएट में बैठते हैं। और कलेक्ट्रेट समाहरणालय में बैठते हैं डीएम साहब, डीएम ऑफिस को ही समाहरणालय कहा जाता है। यूपी में तो खैर डायरेक्ट डीएम ऑफिस कहा जाता है, बिहार में समाहरणालय कहा जाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम लोग हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के बारे में जानेंगे, और एक वीडियो में और कुछ और टॉपिक है, उसके बाद यूनिट 2 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद।